हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे, जो इस क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या का बढ़ना क्यों जरूरी है और जनसंख्या का घटना क्यों जरूरी है। जनसंख्या के घनत्व का कमना क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से हमारे ऊपर अच्छे इम्पैक्ट डालेंगे और किस तरीके से इनके इम्पैक्ट हमारे ऊपर बुरे होंगे। इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने मानव को एक संसाधन के रूप में जो एक चैप्टर था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये क्लास 8th में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके बेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने 7th और 6th में भी कुछ चीजों को कवर किया था। तो अगर हम उसके ऊपर आए तो समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव की अहम भूमिका होती है। अगर आप देखिए, कोयला है, इस कोयला को अगर आप ईंधन के रूप में यूज नहीं करेंगे तो ये रिसोर्सेज क्या है आपके लिए? आई थिंक इट इज नथिंग फॉर यू, इट इज जस्ट ओनली अ वेस्टेज। नो, यू कैन काउंट इट एज अ गार्बेजेस। ये बिल्कुल आपके लिए एक कूड़ा होगा। अगर आपने अपने माइंड को इस तरीके से सेटल नहीं किया होता कि हम इस कोयले से ऊर्जा बना सकते हैं, हम इस कोयले से और चीजें कर सकते हैं, तब तक ये आपके यूज में नहीं होता। अगर आपने ऐसा वेल सेटल्ड नहीं किया होता तो मानव अपने आप में एक रिसोर्सेस है। ये चीज पहले तो क्लियर करना है हमें। तो अगर मानव की बात करें तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। और अगर किसी देश का मानव वेल स्किल्ड होगा तो उस जगह की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी। एज एग्जाम्पल चाइना। अगर देखें तो मानव संसाधन के निर्माण में एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी होता है जो डॉक्टर हो सकता है, एक ऐसा आदमी होता है जो इंजीनियर होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो प्रोफेसर होता है, और एक ऐसा आदमी होता है जो किसान होता है। ये वेल सेटल्ड लोग होते हैं, वेल स्किल्ड पर्सन होते हैं, जिनको अपने अपने एरिया में बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं। तो ये अपने आप में रिसोर्सेज है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब उसको आपदा बोलते हैं। एक क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, इसको आप मेंस के लिए पुट कर लीजिएगा, ये आपको 1 नंबर दिला देगा। इसलिए दिला देगा क्योंकि आप यहाँ से आपदा के सही डिफिनीशन दे देंगे। तो आपदा उसको बोला जाता है जब प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित कर देता, तब उसको आपदा बोलते हैं। बातें क्लियर है? यहाँ तक बेसिक बातें थी। संसाधन की बात अगर करें तो संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव ही इसको जानते हैं। ठीक है। अगर इसकी जनसंख्या, वितरण और वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठ प्रदान करती है। एक जगह पे जब आपदाएं आती है तो मानव को, जो अपने आप में एक संसाधन है, उसको सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर हम इस आपदा प्रबंधन, इस आपदा का प्रबंध कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि हम आपदा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं ये, शायद आपको पता होंगी और इसमें आप कुछ चीजों को जानते भी होंगे। अगर हम देखें, भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान तो हमें करती ही है, लेकिन अगर जनसंख्या से संबंधित हम लोग 3 प्रमुख बातों को देखेंगे तो वो जनसंख्या का आकार एवं वितरण होता है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं होती है। इनिशियल टाइम में हम जनसंख्या को केवल इसी फैक्टर में देख सकते हैं, और बाकी हम जब इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये अलग अलग चीजें हमको प्रोवाइड करते जाएगी, अलग अलग डेटास प्रोवाइड करेगी, जो एज इट इज इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम में। तो ये जनसंख्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर जनसंख्या के आकार और वितरण की हम लोग फर्स्ट बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जनगणना कहलाता क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। इसको आप प्री प्लस मेंस के लिए जोड़ लीजिएगा। और भारत की सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी
और इसको रेगुलर वे में 10 वर्ष पर जब किया जाता है तो 1881 से किया जाता है, लॉर्ड मेयो के समय से किया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद होगी आपको। अगर हम लोग आए भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार के वितरण के ऊपर, तो मार्च 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 12,106 लाख थी, ठीक है, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। ये डेटास के खेल है, जो डेटास आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला अगर देखें राज्य तो उत्तर प्रदेश है, जहां की आबादी 1990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% आदमी रहता है। अगर 100 आदमी है पूरा तो 16 आदमी इसमें से उत्तर प्रदेश में रहेंगे, बाकी के जो बच्चे लोग हैं वे और राज्यों में रहेंगे। सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ की आबादी केवल 6 लाख है और लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही रहते हैं, तो ये इनकी आबादी बहुत कम है। अब अगर हम लोग आ गए कुछ और इम्पोर्टेंट डेटाज के ऊपर, तो भारत की अगर कुल आबादी की हम लोग बात करें 125 करोड़ जो जनसंख्या है भारत की, उसके लगभग आधी आबादी जो होती है वो भारत के केवल 5 राज्यों में है। उसमें अपना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आ जाता है। जो बेसिक डेटाज के खेल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या का अगर वितरण करें घनत्व के आधार पर, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। और भारत का बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या घनत्व, भारत केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, मतलब कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है और जापान एक ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है। इसके बाद सारे देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है। अगर और बात करें हम लोग 2011 की जनसंख्या घनत्व की, तो भारत की जनसंख्या 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी और बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश में अगर देखिएगा तो केवल 1 किलोमीटर में आपको प्रति किलोमीटर में केवल 17 लोग ही दिखाई देंगे। तो कितना कम लोग रहते हैं, जनसंख्या कम है वहां की, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिए गए हैं। और अगर और हम लोग इसके ऊपर आए जो मेन फैक्टर्स है, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ने के पीछे का रीजन आप लोगों ने हिमालय वाले एरिया में देखा था। एक्चुअली में मैं आईज प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा आई प्रॉब्लम्स मेरे अंदर आ चुका है और मैं ज्यादा देर तक लाइट के सामने बैठ के आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए जितना हो सके वीडियोस प्रोवाइड करें, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें और चैप्टर्स पढ़ाने में वो दिक्कतें नहीं आएगी जो अभी हमें आती है। जो आप बेसिक चीजें पूछना कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करते हैं, तो वो चीजें अब आप नहीं पूछेंगे अगर मैं एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर दूंगा तो एक जनसंख्या के घनत्व के बढ़ने के लिए वहां पे प्रॉपर जलवायु की होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी जिस जगह पे बहुत प्रॉपर वे में आपको अवेलेबल मिलेगी, जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा और जहाँ पे संसाधन अवेलेबल होगी, वहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक होगी। सेम उसी तरीके से असम की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ कटीली पहाड़ियां हैं और भूभाग पथरीले है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। लेकिन अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो यहाँ हर एक चीज अवेलेबल है, इस कारण से आपको यहाँ की जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। बहुत ही बेसिक बातें हैं बट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात हम लोग करें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी राज्य की निवास की जनसंख्या में परिवर्तन, निवासियों में परिवर्तन। क्योंकि एक परिवार में आज से 10 साल पहले अगर 2 लोग रहते थे, तो इन 2 लोगों में से अगर शादी होने के बाद इनके 2 बच्चे हुए और एक बच्चे का फिर शादी होता है, तो फिर एक्चुअली में ये 2 होते जाएंगे। तो इस तरीके से ये जनसंख्याएं बढ़ती जाती है। ये सारी बेसिक बातें हैं। तो एक पार्टिकुलर समय में, एक एप्रोप्रिएट समय में जब जनसंख्याएं बढ़ती है जिस जगह की, उसको हम लोग वहाँ की जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानते हैं। और बाकी की जो बातें हैं अगर हम लोग देखें, जनसंख्या वृद्धि की बात अगर हम लोग करें तो प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या की कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटा दिया जाता है, तो इसको हम लोग निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। जैसे पहले की जनसंख्या 10 हो और बाद की जनसंख्या अगर 18 हो, अगर इसको घटाइएगा तो 8 जो वृद्धि होगी यहाँ की वो निरपेक्ष वृद्धि होगी। बिल्कुल बातें क्लियर है, बेसिक्स बातें हैं जिसको आपको जानने चाहिए। और अगर हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर आएंगे तो कुछ यहाँ है, भारत की आबादी बहुत अधिक है
और जब विशाल जनसंख्या से कम वार्षिक दर लाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ से न एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए हैं न कभी आएंगे, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया को अगर हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य कारण होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर जो होते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। अगर जन्म दर आपका 18 है और मृत्यु दर जो आपका है वो 10 है तो यहाँ की जो प्राकृतिक वृद्धि होगी वो केवल 8 होगी। क्लियर है? और प्रति वर्ष अगर देखें तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसको जन्म दर बोलते हैं, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले जो जनसंख्या होती है उसको मृत्यु दर बोलते हैं। और मृत्यु दर में तेजी गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले अगर 100 बच्चे जन्म लेते थे तो उसमें से जो है वो केवल 56 बच्चे जिंदा रह पाते थे, बाकी लोग मर जाते थे। आज इतने अगर आप देखें तो प्रिकॉशंस है, इतनी चीजें अवेलेबल है कि 100 में से 80 बच्चे जीवित रह जाते हैं, 20 बच्चे मर जाते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है। इसके फायदे ये हैं कि जैसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ेगी हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। बट अगर इस जनसंख्या को हम अटेंडम रोक देते हैं तो वृद्धों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे भी हमारे रिसोर्सेज के ऊपर एक तरीके से अगर बोले तो बर्डन आएगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से किसी काम के नहीं होते हैं। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास होता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम लोग प्रवास बोलते हैं। और इमिग्रेंट जो होता है प्रवासी, उसको ये बोला जाता है। अगर प्रवास आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी होता है, लेकिन देश के भीतर अगर प्रवास होता है तो इसका तो जनसंख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहे तो जाएंगे देश के ही। बिहार से अगर लॉकडाउन के समय में 21 लाख मजदूर अगर दूसरे राज्यों से बिहार में आएंगे तो हमारे जनसंख्या 125 करोड़ ही रहेगी। लेकिन बिहार से अगर 21 लाख मजदूर अमेरिका चले जाते हैं तो हमारी जनसंख्या 125 करोड़ में से 21 लाख कम हो जाएगी। बातें क्लियर है यहाँ पर? तो आंतरिक अगर बोले तो प्रवास होता है तो इसका जनसंख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे देश के ही कहे जाएंगे। लेकिन अगर हमारे देश से दूसरे जगह में जाते हैं तो वो हमारे देश की जनसंख्या को प्रभावित करेंगे, और दूसरे देश से हमारे यहाँ आते हैं वो भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या को कम करने की बात कही जा रही है। बेसिक बातें हैं, मैंने आपको वो सारे चीज बताने का मैं कोशिश करता हूँ जो कि आपको कुछ ना कुछ और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके मेंस आंसर राइटिंग में, और साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसको जानने के लिए। बाकी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहर की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल होती है और यहाँ पे अभिकर्षण होता है गांव वाले एरिया में, और शहर वाले एरिया में अपकर्षण होता है। ये सारी बातें हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं। पुश और पुलअप की बात होती है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आयु संरचना की हम लोग बात करेंगे तो एक देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की जनसंख्या को बताता है। एक व्यक्ति की आयु इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि 60 साल का व्यक्ति काम नहीं कर सकता है और 15 साल का कोई लड़का कहीं पे काम नहीं कर सकता है। काम जो करते हैं वो वयस्क लोग करते हैं, और इन्हीं की जनसंख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अटेंडम अपनी जनसंख्या को रोक देते हैं तो इनकी जनसंख्या तो कम हो ही जाएगी, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक लोड आ जाएगा। बेसिक बातें हैं, मैंने आपको बताई। अगर बच्चों तथा वृद्धों के प्रतिशत जनसंख्या पर आश्रित अनुपात को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये समूह उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को एक रिसोर्सेज के रूप में जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पे औरतों की जो जनसंख्या होती है उसको हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं, और 2011 में ये 943 है। बाकी अगर केरल की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 और पुदुचेरी में 1000 पे 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 पुरुषों पे 844 औरतें हैं और हरियाणा में 1000 पुरुषों पे केवल 877 लड़कियां हैं। सारी बातें हैं जो लिंगानुपात को दर्शाता है आपके। अगर और हम बातें करें इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की, तो साक्षरता भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है जनसंख्या को बढ़ाने में और घटाने में।
और व्यवसायिक संरचना भी इसको जो है वो कहीं ना कहीं से इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें व्यवसाय को तो इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक में। प्राथमिक में आपके कृषि क्षेत्र आ जाते हैं, वृक्षारोपण वगैरह आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन आता है और तृतीय क्षेत्र में क्रियाकलाप, परिवहन, संरचना और वाणिज्य वगैरह आते हैं। तो इस क्षेत्र में लगे हुए लोगों की भी जनसंख्या बहुत जो है वो आपको दिखा सकती है कि जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है। अगर भारत की जनसंख्या का 64% भाग जो है वो बिल्कुल कृषि में है। अगर भारत की जनसंख्या 100 है तो इसका 64 आदमी जो है वो कृषि में है और बाकी बचा हुआ आदमी द्वितीयक मतलब कि उत्पादन में और एडवर्टाइजमेंट, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं इत्यादि में ला करके लगे हुए हैं। ये सारी बेसिक बातें थी। अगर द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और 20% है। ये तो बेसिक बातें हैं। स्वास्थ्य की बात अगर हम लोग करेंगे तो स्वास्थ्य से भी जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या पे जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इस इनिशियल टाइम में कुछ ऐसा समय था जब 100 में से 58 लोग ही बच पाते थे अप्रोक्स, बाकी लोग मरते थे। तो आज इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि जनसंख्या बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे शुद्ध पीने के पानी में कमी हो रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे आपकी जो कृषि योग्य भूमि है उसकी संख्या में कमी हो रहा है। तो यह जनसंख्या के कुछ इम्पैक्ट हैं। किशोर जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसके किशोर जनसंख्या का है और इसका उम्र 10 से 19 वर्ष की आयु का होता है। और किशोरों को प्राप्त भोजन एवं पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं। इस कारण से जो है वो देश बहुत आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर जनसंख्या के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ा कर देगा। और अगर हम लोग बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज की तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटाज जो है 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रणाम किया गया हुआ था, जिसमें नसबंदी का कार्य किया गया हुआ था। बाकी इनिशियल टाइम से अभी तक 2000 में जो जनसंख्या नीति आया हुआ था उसमें निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया हुआ था और प्रति 1000 में से कम 30 करने का मृत्यु दर रखा गया हुआ था और व्यापक स्तर पर टीके का काम किया गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो किशोर जनसंख्या है उनकी संख्या में वृद्धि किया। ये सारी बातें हैं। और 2000 की जनसंख्या नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये VVI है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और यही आज तक चल रहे हैं, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसमें जो है वो गर्भधारण और यौन संबंध से प्रसारित होने वाले जो रोग थे उसके ऊपर ध्यान दिया गया और कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें अवेयर किया जा सकता है बच्चों को कि आपने अगर गलत तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाया तो आपको किस तरीके की बीमारियां हो सकती है। आप अगर संबंध करते हैं किसी के साथ तो गर्भ निरोधक गोलियां आप यूज कर सकते हैं। और फिर पौष्टिक लोगों को खाना देने के लिए जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें खिचड़ी स्कूलों में बंटवाने की बात कही गई, मध्याह्न भोजन की बात हुई थी और साथ में बाल विवाह को रोकने पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर दिया गया हुआ था। तो अगर देखें तो किसी भी राष्ट्र के वहाँ के जो लोग होते हैं वो मूल संसाधन होते हैं और एक निश्चित एवं स्वस्थ संख्या की कार्य क्षमता जब बढ़ती है तो उस देश की भी बेटरमेंट होती है। तो ये इस चैप्टर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी कि जनसंख्या कैसे इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए। तो इसी को आज हम लोगों ने कवर किया। मिलते हैं फिर से हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। थैंक यू।